दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेस्टेड ट्रिप पर। तो दोस्तों, आज आइए हम लोग देखते हैं पेट के सिलेबस के अनुसार। जैसे कि पेट में लिखा है गुप्त वंश में, हमें गुप्त वंश में देखना अशोक को और चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो गुप्त वंश को अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले इसकी शुरुआत किसने की, इसका संस्थापक कौन था, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश में अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय के उन्हीं बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ज़्यादा कहानी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश की शुरुआत 3री सदी में हुई थी। इसके संस्थापक की बात कर ले जाए तो इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त जी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ये संस्कृत भाषा, ये लोग जो भाषा का यूज करते थे संस्कृत भाषा का यूज करते थे। इनकी राजधानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में था। गुप्त शासक वैश्य थे तथा ऐसा माना जाता है कि ये कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत थे, ऐसा माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद अगला शासक जो इसका हुआ वो हुआ घटोत्कच। श्रीगुप्त, उसके बाद श्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो इनके बाद जो आया वो घटोत्कच हुआ, परंतु ये दोनों को वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है शासन है सामंत के रूप में किए थे। अतः इन लोगों को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का अगला जो शासक आया चंद्रगुप्त प्रथम, उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कुमार देवी से विवाह किया और राजा रानी प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इतना ही ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जानना है कि कुमार देवी से विवाह किया, ये राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाया। इसके साथ ही साथ ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चूँकि हमारे सिलेबस में दिया है समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त जो है इसको लिच्छवी दोहित्र कहते थे। ये अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहलवाता था, चूँकि इसको बहुत ही पसंद था। ये इसलिए चूँकि कुमार देवी का पुत्र था। इसके बचपन का नाम कांच था। इसके बारे में जानते हैं। इसकी नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। मतलब ये साम्राज्य विस्तारवादी के प्रकार का शासक था। साम्राज्य को विस्तार करने के लिए हर एक पहलू को करता था, जो अशोक के बिल्कुल विपरीत थी। चूँकि अशोक कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति स्थापित करने की अपील करता था, परंतु जो समुद्रगुप्त है ये पूर्णतः उसके विपरीत था। यानी इसको अपने साम्राज्य को विस्तार करना ही सबसे अहम था। इसके तहत इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत को तो पूरा जीत लिया था। उत्तर भारत को पूरा जीत लिया था। इसके साथ साथ ये जो दक्षिण भारत के 12 राज्य थे उन पर टैक्स वसूलता था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर टैक्स वसूलता था। इसकी इन्हीं विजय अभियानों के कारण इसे धरणी बंधु कहा जाता था। धरणी बंधु मतलब पृथ्वी को जीतने वाला है। पृथ्वी को जीतने उस समय जैसे कि उत्तर भारत को जीत लिया था, दक्षिण भारत के 12 राज्यों से टैक्स वसूलता था। इसके इसी नीतियों के कारण इसे धरणी बंधु कहा जाता था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम B.S. स्मिथ महोदय है। B.S. स्मिथ महोदय ने कहा था कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की थी। नेपोलियन बोनापार्ट, उससे इसकी तुलना की थी। अर्थात कहा, क्वेश्चन पूछता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जी का है। अब क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, क्योंकि सिलेबस में समुद्रगुप्त दिया तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है। तो पूछेगा कि समुद्रगुप्त के जो विजय अभियानों की जानकारी है किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब इसके कवि को पूछ लेता कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन हो जाएगा। अथवा ऐसे पूछ लेगा हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तब इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया। मतलब जो समुद्रगुप्त था उस समय के सिक्कों पर इसकी तस्वीर को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि ये बहुत ही संगीत प्रेमी था।
साथ ही साथ ये सैनिक वेशभूषा में भी इसका चित्र दिखाया गया है सिक्कों पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के समय सबसे प्रचलित सिक्का जो था मयूर शैली का था, कि इस समय का सबसे प्रचलित सिक्का की बात की जाए तो मयूर शैली का सिक्का था। इसे कविराज कहा जाता था। कारण ये था कि इसने कृष्ण चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसके कारण इसे कविराज कहा जाता था। पुराणों में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब समझिए कि पुराणों में कहा जाता था समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पी जाता है। तो भारत की स्थिति ऐसे देख लेनी चाहिए, तो यहाँ अरब सागर है, हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी इसके हिसाब से ये पूरे दक्षिण भारत पर इसका आधिपत्य था। चूँकि कहा गया ना कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, तो अर्थात घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पी रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका उत्तराधिकारी रामगुप्त हुआ, जो एक अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या उसी की पत्नी देवी, जो रामगुप्त हुआ, अशोक का उत्तराधिकारी था, परंतु एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या जो है इसकी पत्नी देवी तथा उसी के भाई यानी कुमारगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें विशाखा दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम, उससे इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब जब रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया है, तो अब कार्यकाल देखा जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय देखते हैं। इसने शकों का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उस समय शकों का आक्रमण हुआ था, तो शकों का अंत करने वाला ही था, इसीलिए इसे अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? सूरवीर। वीरों में सबसे श्रेष्ठ जो था उसे शूरवीर कहा जाता है। इसका न्याय का सिंहासन जो था पत्थर का बना था। जो सिंहासन जो सिंहासन पर बैठता था, न्यायकारी सिंहासन पर, वो पत्थर का बना था और न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। हालांकि खुद अपने भाई की हत्या किया था, बशर्ते दूसरे को न्याय देता था। इसने चांदी के सिक्कों को भी चलवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी का सिक्का का प्रचलन किया था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब 9 विद्वान रहते थे, उनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि इनमें से सबसे प्रमुख की बात की जाए तो कालिदास जी थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दूसरे थे अमरदास, तीसरे थे वाराहिमीर और चौथे थे धन्वंतरी। ये 4 प्रमुख थे। जो धन्वंतरी थे एक वैद्य थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाह्यान आया था। गुप्त द्वितीय के दरबार में फाह्यान आया था, जो एक चीनी यात्री था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाह्यान आया था, इसने एक अपनी यात्रा विवरण लिखे, उसका नाम है फो क्यू की। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। फो क्यू की। चंद्रगुप्त क्वेश्चन इससे पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से डिराइव होता है। जैसे कि पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? ऑप्शन में आपको दे देगा फाह्यान, ह्वेनसांग, ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाह्यान। या क्वेश्चन पूछ लेगा फाह्यान किसके दरबार में आया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक। इसके शासनकाल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यानी जो हिंदू धर्म वर्तमान का है, तो देखा जाए तो गुप्त वंश की ही देन है। जो वर्तमान का हिंदू धर्म है, गुप्त वंश की ही देन है। तो इसके समय में हिंदू धर्म का काफ़ी विकास हुआ था, विस्तार हुआ था। इसके बाद इसका अगला उत्तराधिकारी बना था कुमारगुप्त। सिलेबस में हमारे कुमारगुप्त है नहीं, तो पढ़ना तो मतलब है ही नहीं। बस हमको सिलेबस में पढ़ना था चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से क्वेश्चन इतना पूछ सकता है कि इसके दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री फाह्यान आया था। उसकी यात्रा का विवरण क्या है? फो क्यू की। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें प्रमुख थे कालिदास, अमरदास, वाराहिमीर, धन्वंतरी। इसने चांदी के सिक्के चलवाए
और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, किसने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखा जाए तो 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इससे इतना क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो अशोक है, अशोक से ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। अशोक से पूछ लेगा कि अशोक की तुलना किससे की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, B.S. स्मिथ महोदय ने अशोक की तुलना किसी से की है? नेपोलियन से हो जाएगा। या ये हो जाएगा कि अशोक की तुलना नेपोलियन से किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.S. स्मिथ महोदय। तो आगे देखते हैं, ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था दिखा जाए। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखा है, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व, यानी भूमि पर जो लगता था कर, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। वो जो कर था 1/4 अथवा 1/6 भी हो जाता था। ये डिपेंड करता था कि फसल कैसी हुई है। शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। उसका सर्वोच्च जो होता था वो राजा होता था, उसका सर्वोच्च राजा होता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई की बात कह लेगा कि गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव। उसका प्रमुख कौन होता था? ग्रामिक होता था। नेक्स्ट पॉइंट पूछ लेगा, सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कुमार अमात्य। कुमार अमात्य इस समय जो वर्तमान के DM है उसका पद है, जिलाधिकारी का। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में छुआछूत का काफ़ी प्रचलन था। जो निम्न जातियां होती थीं उन्हें चांडाल अथवा अंतज्ञ कहा जाता था, मतलब जो छूने लायक ना हो। चांडाल था अंतज्ञ, यानी गुप्त काल में जो है छुआछूत का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, यानी वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अजंता की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में हैं, अजंता की गुफाएं जो है वो तीनों धर्म, जैन, बौद्ध तथा हिंदू, तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं अजंता की गुफाएं। इसमें टोटल 29 गुफा हैं। 29 गुफा में जो 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता क्वेश्चन 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं किस काल की हैं? तो गुप्त काल की हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा जो पत्थर से काट करके बनी थी वो स्थित थी, लेकिन अफगान के जो भी तालिबानी थे उसे बम से उड़ा दिए। पूछ लेगा कि जो अफगानिस्तान में बामियान की प्रसिद्ध प्रतिमा है किसके कार्यकाल में बनवाई गई थी? तो गुप्त कार्यकाल में हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी डीप हो जाएगा, लेकिन हमको जानना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इसे। महायान शाखा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसका ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इसे, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त वही जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासनकाल में आया था। हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट ये देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने करवाया था। बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त करवा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व का पहला विश्वविद्यालय पूछ लेगा तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है, इसकी स्थापना पूछ लेगा कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना राजा तक्ष महोदय ने किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। और कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि अगर विश्व का पहला विश्वविद्यालय है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। तो ये रहे गुप्त काल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिंदु। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पेट के रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं अगर आप लोग इसे सही से देख कर जाते हैं तो। थैंक यू क्लास।